जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आप जानते हैं कि हर हफ्ते में एक सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। उसी सिलसिले में आज हम लोग आए हुए हैं केमिका क्लासेस में, जहाँ पे डायरेक्टर कहें या चेयरमैन कहें श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जिनको केमिकल या केमिस्ट्री वाले सर की वजह से के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे इनका एड्रेस है शांतिपुरम कॉलोनी, भक्तिनगर, वाराणसी। तो हम इस विषय पर भी सर से बात करेंगे कि क्या कोचिंग क्लासेस, क्या जैसे उन्होंने बताया था। सबसे पहले हम सर से ये आग्रह करेंगे, केमिस्ट्री सर से, जिनको हम केमिस्ट्री वाले गुरुजी भी कह सकते हैं, आशुतोष केमिस्ट्री गुरुजी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा सर से, और इस बात का धन्यवाद भी दूंगा कि अपने व्यस्तम क्लासेस के समय में से ये हम लोगों को हमारे चैनल के लिए समय दिए, उसके लिए धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे चैनल पर अपना परिचय दें, फिर उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करें। मैं आशुतोष श्रीवास्तव केमिका कोचिंग का संचालन करता हूं, और बताना ये चाहता हूं कि कोचिंग किसी को स्कूल को या किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। एक्चुअल में जो हम लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे नीट का या जेई का जो भी एग्ज़ाम होता है, और स्कूल में जो पढ़ाई होती है, जो स्कूल का सिलेबस है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कोचिंग कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की जो गैप होता है उसको कहीं ना कहीं फिलअप करता है। न तो स्कूल को कोचिंग से दिक्कत होनी चाहिए, ना कोचिंग को स्कूल से दिक्कत होनी चाहिए। दोनों का एक दूसरे का कंप्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरे का सपोर्टिंग है, जिससे अकॉर्डिंग काम चल सकता है आपका। कोचिंग जो है वो क्या करता है कि बच्चों को सही गाइडलाइन दे देता है, क्या एंट्रेंस में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला, उसकी पूरी जानकारी दे देता है, और कुछ नहीं इसके बारे में। सर जैसे कि देखा जाए कि स्कूल्स जैसे जिस हिसाब से तैयारी करवाती है, या स्कूल की जो पढ़ाई है, मैं एक सर से बात कर रहा हूँ कि स्कूल जो पढ़ाई करवाती है, क्या वो हमारे, जैसे कि मैं अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या हमारे जो स्कूल के सिलेबस हैं वो इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए सफिशिएंट होते हैं? नहीं, वो सिलेबस सफिशिएंट नहीं होते। जैसे आपको बता दें कि बोर्ड में जो जो चैप्टर को रिड्यूस किया गया है या सीबीएसई ने हटाया है, वो चैप्टर आपके जेई मेंस में भी है, जेई एडवांस में भी है। जेई एडवांस में तो वो सारे सिलेबस हैं, वो सारे चैप्टर हैं जिसको बोर्ड ने हटा दिया है। जैसे मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल लूँगा कि सॉलिड स्टेट जो है वो बोर्ड में नहीं है। हाँ, ये मानते हैं कि जेई मेंस में भी नहीं है, लेकिन जेई एडवांस में सॉलिड स्टेट है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पॉलीमर्स है, ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जो उन्होंने हटाया है बोर्ड में, और वो चैप्टर आपके जेई एडवांस में है। तो लड़का अगर स्कूल में पढ़ लेता है या स्कूल में तैयारी कर लेता है वो, तो स्कूल में वो चैप्टर को रीड नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। और एडवांस जो है हमारे पास दो ही चांस बच्चों को बढ़ता है, एक तो 12th अपीयर करते समय करता है, एक 12th पास आउट के समय करता है। तो उसको समय ही नहीं मिल पाएगा कि वो उन चैप्टर को कब पढ़े। प्रॉब्लम ये आ गया, बच्चों के सामने आ जाती है। और जेई एडवांस का एक अलग लेवल भी होता है, बच्चों के सामने एग्जाम देना है तो जेई एडवांस एक लेवल भी अलग होता है। जेई मेंस में क्या है कि आपके पास, जैसे पी ब्लॉक हमारे पास नहीं था केमिस्ट्री में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पी ब्लॉक आपके पास बोर्ड में नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक आपके जेई मेंस में रखा हुआ है। तो बच्चों को पी ब्लॉक तो पढ़ना पड़ेगा ना फिर। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बोर्ड में नहीं है, जो इसमें एंट्रेंस में है, तो बच्चों को एंट्रेंस पढ़ने के लिए या एंट्रेंस निकालने के लिए उसको कहीं ना कहीं ये सब चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा उनको। तो कहीं ना कहीं कोचिंग जो है वो ये स्कूल का और जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उनके बीच का एक फिलअप कर सकते हैं, एक फिलिंग कर देता है, फिलअप कर देता है, भर देता है इनकी गैप को। इससे स्कूल से संबंधित लास्ट सवाल है सर, कि क्या इस कोचिंग, जो कि कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में और हम लोग के शहर में भी, कि अगर इस कोचिंग में, जैसे कई स्कूल्स ऐसे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, ये अंडरस्टूड है, कई स्कूल ऐसे जो कोचिंग के नाम पे या फिर यूँ कहिए कि क्लासेस के नाम पे वो थोड़े से एक अजीब सी भ्रिकुटियाँ उनकी तनी रहती है। तो वो एक तरीके से मानते हैं कि स्कूल को तोड़ने का काम या स्कूल को डोमिनेट करने का काम कोचिंग कर रही है। तो ये कहाँ तक सर सही है? ये लास्ट सवाल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इस पर कुछ हम कमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। ये सब आप अंडरस्टूड वाली बात हमारी, आपका समझी रहे इस चीज़ को, किसको बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये सब अंडरस्टूड वाली बात है, इसको बाद में किया जाएगा। ठीक है सर, जिस कोचिंग हम लोग क्लासेस में बैठे हुए हैं, वहाँ के फैकल्टीज़ के विषय में आप बताएं कि आपने किस तरीके, मतलब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे तैयारियाँ होती हैं, और बच्चे कितना % जो है अगर पढ़ाई करते हैं। जैसे यार समस्या सर इस बात का है कि बच्चे को गाइड सही नहीं मिल पाता कि उसको क्या पढ़ना है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि क्या नहीं पढ़ना है, इसको ज़्यादा समझना चाहिए। तो ये बताएं सर कि यहाँ पे फैकल्टीज़ क्या क्या है और तैयारी किस किस की है? यहाँ की फैकल्टी की बहुत खास बात क्या है कि ये हर एक बच्चों को बड़ा प्रॉपर ध्यान देते हैं। अगर उनको कोई डाउट क्लास में क्लियर नहीं हो पाता है तो बच्चा बाहर निकल के भी टीचर से डाउट क्लियर कर लेता है, या पर्सनली उनसे पूछ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पे हर एक बच्चों पे पर्सनली बड़ा ध्यान दिया जाता है। कोचिंग का मतलब यही होना चाहिए कि बच्चा कोचिंग में जा रहा है तो उसका जो भी डाउट हो, चाहे स्कूल का, चाहे घर का, मतलब एंट्रेंस का, जो भी कहीं का डाउट होता है, वो टीचर से पर्सनली अपने डाउट को पूरा कर सके। कोचिंग इसी के लिए काम करना चाहिए मेन।
सर अगर कोई बच्चा अगर नीट की तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग की या मेडिकल की, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको गाइड से नहीं मिल पाता, जैसे मैंने अभी सवाल किया भी था कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो बच्चे को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए अपनी मतलब पढ़ाई को किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि स्कूल में उसको कितना समय देना चाहिए या पर्सनल जो स्टडी होती है उसको कितना ध्यान में रखना एक्चुअल में बच्चों को पढ़ाई पे फोकस 11 से ही करना चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि 9 से ही अगर तैयार करें तो और अच्छी बात है, लेकिन 9-10 को फोकस नहीं करेंगे, वो 11 से ही प्रॉपरली टाइम निकालें और जितना अधिक समय वो पढ़ाई में देगा उतना अधिक वो ग्रोथ करेगा, सीधी सी बात है। इधर बीच क्या है कि बच्चों के पास मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया है। मोबाइल का यूज़ वो जब भी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो अपना टाइम निकाल कर कोचिंग में से ही या स्कूल से या पढ़ाई का ही टाइम निकाल कर वो मोबाइल को यूज़ कर रहा है। तो आप कहीं उसका टाइम मैक्सिमम जो जा रहा है वो पढ़ाई का ही खर्च हो रहा है मोबाइल में, इसलिए बच्चों का थोड़ा सा ध्यान या फोकस वो हटा हुआ है और वो बच्चे आधी घंटे 1 घंटे से अधिक फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं पढ़ाई के ऊपर। प्रॉब्लम ये आगे क्रिएट हो रही है। सर आजकल देखा गया है कि हर परिवार में परिवार कहें या बच्चे कहें, गार्जियंस को भी देखा गया है कि बच्चों के हाथ में अब डिजिटल इंडिया के तहत या डिजिटलाइजेशन के तहत देखा गया कि मोबाइल जो है वो शिक्षा का भी माध्यम है, एक बहुत बड़ा माध्यम। ये कोरोना काल ने हमको सिद्ध भी किया कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का कितना लाभ ले सकते हैं हम लोग, कि घर बैठे किए। तो सर अगर हम ऑफलाइन की बात कर लें, जैसे कि आप केमिस्ट्री वाले सर हैं, ऑफलाइन की बात कर लें और ऑनलाइन की बात कर लें, तो सर ऑफलाइन और ऑनलाइन को आप किस नज़रिए से देखते हैं और बच्चे को ऑफलाइन और ऑनलाइन के क्या अंतरें हैं, कौन से ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव पड़ता है? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन के दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। ऑनलाइन की क्या है कि फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर बच्चा ऑनलाइन में एक्चुअल में फोकस करके पढ़ाई करेगा, कहीं उसका कंसंट्रेशन बिगड़ नहीं रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन बच्चा क्या करता है, जब मोबाइल में बैठता है पढ़ने के लिए तो कुछ देर के बाद वो वहाँ से उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो बिगड़ने लगता है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। अगर थोड़ा सा वहाँ पे माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो वो ऑनलाइन से वहाँ पे उसका दिमाग हटने लगता है। ऑफलाइन में क्या है कि टीचर लगातार उनके ऊपर फोकस किया रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कराते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा को कम से कम क्लास में वो अपने पढ़ाई के लिए सीरियस होता है या फोकस किया रहता है। बस यही थोड़ी प्रॉब्लम है, उसमें सही हो जाएगा। सर कुछ फ़ीस की भी तो है सर, कि ऑनलाइन जो होती है वो फ़ीस थोड़ी कम होती है, ऑफलाइन की फ़ीस ज़्यादा होती है, ये चीज़ भी देखा गया है। ऑनलाइन में बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो कम फीस में सर्वाइवल हो जाते हैं, कर लेते हैं अपना। ऑफलाइन में क्या है, बच्चे कम है और आपके पास जो एसेट्स है वो बहुत महंगे हो जाते हैं, तो उसके खर्च के लिए तो फीस को अधिक रखना ही पड़ेगा। जी सर अगर आपके यहाँ जो भी क्लासेस हमारे से जो कुछ चलते हैं सब्जेक्ट के, अगर हम टीचर की बात करें तो आपकी अर्हता टीचरों को लेके क्या होती है? क्या मतलब उनके पैरामीटर हैं जो हम आपको लगता है कि ये टीचर हमारे बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि कम मतलब बजट पे ही टीचर को हायर कर लिया जाता है और रटाया चीज़ें दे दी जाती है, तो आप इसमें कैसे उनको पैरामीटर के तहत देखते हैं? एक्चुअल में टीचर का तो एक बात है कि एक क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए। दूसरा ये है कि बच्चों के साथ कैसे वो डिलीवर कर रहा है, बच्चों के साथ कैसे उसकी कनेक्टिविटी है। मेन बात ये होता है कि बहुत से टीचर बहुत कुछ जानते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते, बच्चों के साथ अपनी मैसेज या अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आके क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ टीचर हैं, अगर मान लीजिए वो ग्रेजुएशन किए या एमएससी किए हैं, लेकिन वो अच्छा पढ़ा लेते हैं, कम्युनिकेशन का बढ़िया है, तो काम हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तभी सर कुछ तो रखे होंगे कि क्या मतलब बीएससी हो या पीएचडी किया हो या अपने सब्जेक्ट में उसको जो है सिद्धस्त हासिल हो। नहीं, ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम। सर जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि हम बनारस की तुलना अगर देखें तो बनारस एक हब हो चुका है जहाँ हमारी क्लासेस हम लोग बैठे हुए हैं। अगर कोटा से किया जाए, कोटा राजस्थान का कोटा, आज से 8 से 10 साल पहले कोटा बहुत एक भूत टाइप का कोटा चलता था। लेकिन सर वहाँ पे जो एनालिसिस हमारी टीम ने की वो हमको बताई कि कोटा के बच्चे मतलब जितने भी इस तरह के इंजीनियरिंग या मेडिकल के होते हैं वो ज़्यादा क्यों निकलते हैं, तो वो बताए कि ये ऑलरेडी अर्जुन को ही सेलेक्ट करते हैं। अब अर्जुन आ गया तो उसको तो पता ही है कि ये तीर तो मार ही देगा और ये आँख की कारनियाँ दिख रहे हैं उसमें मारेगा। लेकिन अगर मैं अपनी केमिकल क्लासेस की बात करूँ तो आप एकलव्य को अर्जुन कैसे बनाते हैं, और क्या वाकई में कोटा और बनारस में एजुकेशन को लेकर अंतर है? एक्चुअली है क्या ना कि कोटा जो है वहाँ पे पूरे देश से लोग वहाँ पहुँचते हैं। देश में जैसे हम पूरे स्टेट से कर सकते हैं, पूरे स्टेट से लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ अच्छे बच्चे जो पढ़ना चाहता है तो एक्चुअल में क्रीम बच्चे तो वहीं निकल जाते हैं। जो बच्चे यहाँ रहते हैं, जिसको क्या है कि वो दूर नहीं जा सकते या उनको इकोनॉमिकल हालत नहीं सही है, पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल में।
हमारे यहाँ बनारस में क्या है कि कुछ कोचिंगें हैं जो इसके लिए काम भी कर रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, उस मैटर पे काम चल रहा है, तो इसमें यही कर सकते हैं। ठीक है सर, आपके बच्चा स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन अगर इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक हो, जैसे कि आपने इकोनॉमी की बात किया, हमने बात किया, तो फिर आप उसको कैसे टैकल करते, कैसे हैंडल करते और कैसे उसके सफलता के मुकाम तक पहुँचाते? एक्चुअल में अगर बच्चा इकोनॉमिकल वीक है लेकिन पढ़ने में अच्छा है तो हमारी पूरी फैकल्टी उसका सपोर्ट करती है, उसके साथ हाँ रह के उसका सब चीज़, उसका जो भी हो सकता है उसका हेल्प किया जाता है, और प्लस उसका पर्सनली गाइडलाइन भी किया जाता है, तो वो बच्चा अपने आप अपना अचीवमेंट करता है, जो उसका गोल है उसका अचीव करता है, वो हो जाता है। सर, ऐसी क्या खासियत है कि केमिका क्लासेस में बच्चा एडमिशन ले, आप क्या क्या उसको एक अपने तरफ से जो है वो चीज़ देना? एक्चुअल में क्या है ना कि बच्चों को एक गाइडलाइन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए। बच्चा को कोई डाउट हो टीचर से पूछ सके, वो होता ना क्या कि कई बच्चे जाते हैं टीचर से बात ही नहीं कर पाते, टीचर से बोल नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या है एक लिमिटेड सीट है कि इतने बच्चे को पढ़ाने से, हमारे यहाँ मैक्सिमम 25 बच्चों का एक बैच होता है, 25 स्टूडेंट का, तो 25 बच्चों का स्टूडेंट है तो हम लोग क्या करते हैं उसी बच्चों उतनी 25 बच्चों का एक बैच में रखते हैं हम लोग। उसके बाद जो बच्चों को डाउट है या कोई प्रॉब्लम है संडे को बुलाकर या किसी भी समय उनको कोई भी पर्सनली डाउट है, जैसे मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो अलग से हम लोग उसको डाउट को क्लियर कर देते हैं। जैसे सर कि अभी बहुत फेमस एक बच्ची आपके यहाँ से नीट का एग्ज़ाम पास की थी, श्रेया शुक्ला करके, उनके कुछ स्टेटमेंट भी थे कोचिंग को लेके और उसको, तो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। श्रेया पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और बढ़िया की नीट में, अभी 2 साल पहले की बात है, उन्होंने अच्छा निकाला, तो उनका नंबर था हमारे पास 68 है, 720 में पाई थी वो, बढ़िया की नीट में, और वो कोविड के समय निकाली थी, कोरोना चल रहा था, उसने पर्सनली गाइडलाइन किया गया उसको और वो अच्छा नंबर लाई। इस साल हमारे यहाँ स्तुति मिश्रा भी हैं, बढ़िया की हैं वो, जनवरी में 2024 में उन्होंने जेई यहाँ पे निकाला है, जेई मेंस में 99.55 परसेंटाइल, ये उनका एक यहाँ पे है 52819 परसेंटाइल निकाला है। हाँ, अच्छा रैंक किया, बढ़िया किया, हम लोग की पर्सनल गाइडलाइन का ही है कि उन्होंने अच्छा रैंक निकाला है। जी। और सर, जैसे कि आपने 25 लोग बच्चों का एक बैच बनाते हैं, तो क्या इस बैच में उनको पहले से तैयार करवाते हैं? जैसे कुछ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो सॉल्व कराया जाता है और उसको जो है अच्छे तरीके से जो फेल होता है या जो कम नंबर पाते हैं, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, फेल होता है, तो उसको कैसे, उसको फिर तैयारी अलग, क्या अलग उनको फिर निकाल के फिल्टर्ड करके अलग निकालते हैं? अच्छे बच्चों को फिल्टर करके निकालते हैं कि जो एक एवरेज बच्चे हैं उनको फिल्टर करके अच्छे बच्चों के काबिल बनाते हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि जो बच्चों को लगता है कि वो एक मिनिमम नंबर स्कोर नहीं कर पा रहा है, उसका हम लोग क्या करते हैं कि संडे या सैटरडे को क्लास रखकर उसको फिर समझाया जाता है, फिर उसको कह सकते हैं कि उसको एक तरह का कॉन्फिडेंस में लाया जाता है कि वो फिर कर सके और वो फिर करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे पास बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है नहीं, तो हर पर्सनल बच्चों पे हम ध्यान दे सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ बच्चों की संख्या 100-150 है, 100 है, 150 है, उनको प्रॉब्लम होती है। हम लोग क्या है कि 25 या 30 के बीच में स्टूडेंट हमारे पास मतलब पर बैच में है, तो हम लोग उसी में काम कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ ऐसे सवाल हो सर जो मैं न पूछ पाया हूँ और आप बताना चाहें? नहीं, सारे सवाल हो चुके हैं, आप बड़ा सफिशिएंट हो चुका है, और मेरे सवाल से किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए हम सॉरी कहते हैं। ठीक है। और लास्ट सवाल ये कर रहा हूँ कि जो दूर दराज के बच्चे हमारे साथ, जैसे कि हमारे पूर्वांचल के तराई वाले बेल्ट के हमारे दर्शक हैं जो हमसे कमेंट्स भी करते हैं, जो बिहार के, जो यूपी के सटा हुए लोग हैं, बच्चे हैं, उनको आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि एजुकेशन को किस तरीके से अपने गोल को अचीव करें, या कुछ विशेष तैयारियाँ या विशेष कुछ सप्लीमेंट टाइप में देना चाहिए? देखिए, बच्चा कहीं भी रहे ना, उसको अपने पढ़ाई पर अगर फोकस किया है तो आजकल बहुत से उनके पास ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन कर सकते हैं वो, उनके क्षेत्र में भी टीचर मिल जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो शहर में भी आ सकते हैं। पढ़ाई का देखिए, अगर अच्छा बच्चा है तो कहने के कोचिंग वाला भी उसको हेल्प करता है, ऐसा नहीं है, पढ़ने में बढ़िया है तो कोचिंग वाला उसको काफ़ी बेनिफिट देता है उसको, तो इसका कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जी। आपने निम्बस न्यूज़ सर लाइव न्यूज़ को सब समय दिया सर, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपको भी बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे, अगर मैं इनको नाम दूं तो केमिस्ट्री वाले सर को बोल सकते हैं, केमिस्ट्री सर बोल सकते हैं, आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी को। और अगले हफ्ते हम एक नए पर्सनालिटी, एक नए एजुकेशन के सेक्टर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।